वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोटक का नया NFO आ रहा है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक बटन जरूर दबाएं और वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो को पूरा देखने से आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। बहुत ही अच्छा फंड है, मैं अपने खुद के पैसे इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो जानना जरूरी है कि क्यों मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, नॉलेज भी लेना है और ये AMC का यही फंड क्यों अच्छा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का मतलब क्या रहता है? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का मतलब रहता है, मल्टी एसेट आएगा। मल्टी एसेट यानी कितने एसेट क्लास है हमारे? तो पहले इक्विटी एसेट क्लास है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा एसेट क्लास गोल्ड है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा। तीसरा एसेट क्लास हमारा है डेट में भी इन्वेस्टमेंट होगा। ये फंड है ना, तो इंटरनेशनल इक्विटी भी 15% रखने वाला है। सो मल्टी एसेट माने कि सारे एसेट में इन्वेस्टमेंट होगा। कोटक के साथ ये फंड में क्यों जाना चाहिए? तो पहला एक रीजन बताता हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन, जिसकी वजह से मैं खुद अपने पैसे भी डालने वाला हूँ कि ये फंड कोटक के देवेंद्र सिंघल जी मैनेज करने वाले हैं। तो देवेंद्र सिंघल जी कोटक का एक दूसरा फंड मैनेज करते हैं कि जिसका नाम है कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड। तो वो फंड ऑफ फंड था। तो फंड ऑफ फंड में हालांकि टैक्सेशन डेट का होता है, अभी डेट का टैक्सेशन उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है क्योंकि डेट के टैक्सेशन में हमको जो इंटरेस्ट आता है ना, उस पे टैक्सेशन की वजह से टैक्स ज्यादा लग जाता है। ये फंड लाने का कोटक AMC का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन यही है कि ये फंड में टैक्सेशन इक्विटी का है। तो इक्विटी का टैक्सेशन क्या बोलता है कि 1 लाख के ऊपर के गेन पे मेरे को 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कोटक का जो पुराना फंड है उसका मैं एक बार रिटर्न शेयर करता हूं आपके साथ। तो कोटक का जो मल्टी एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड है उसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न 16% का है। सिंस इंसेप्शन 16% का है। रिटर्न तो ठीक है, अल्फा कितना जनरेट हुआ है? तो बेंचमार्क के हिसाब से अल्फा करीब 5% का जनरेट हुआ है। यही सेम फंड का रिटर्न अगर मैं लास्ट 5 साल का पकड़ूं तो भी 5% का अल्फा जनरेट हुआ है। यही फंड का 3 साल का रिटर्न 22% है। 8% का अल्फा है सर, 8% का अल्फा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कोटक का मल्टी एसेट मैनेज करने में मास्टरी है। ठीक है, सेम फंड मैनेजर है, सेम AMC है, केवल टैक्सेशन इक्विटी का आ जाए। कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मैं बोल सकता हूं द पावर ऑफ 4 है। व्हाट डू वी मीन बाय द पावर ऑफ 4? पावर ऑफ 4 का मतलब यह है कि इक्विटी इसमें 65 to 80% रहेगा। डेट एसेट क्लास 10 to 25% रहेगा, जो डायनेमिकली ड्यूरेशन मैनेजमेंट होगा। उसका मैच्योरिटी लेवल आएगा मीडियम टर्म मैच्योरिटी, मींस पेपर्स उतने ज्यादा लंबे वक्त के पेपर्स नहीं होंगे। कमोडिटी में ETF लिए जाएंगे, सिल्वर और गोल्ड लिए जाएगा उसमें, और ओवरसीज एलोकेशन भी 15% रखा है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन पूरा मल्टी एसेट है फंड रिटर्न अच्छा आ जाएगा। तो ये फंड का मंत्र क्या होगा, कैसे फंड का इन्वेस्टमेंट होगा? तो देखिए, इक्विटी वैल्यूएशन जब महंगा होगा तो वो फंड रिड्यूस इक्विटी कर देगा, इक्विटी कम कर देगा, तभी तो कम करना है। और इक्विटी मार्केट्स का वैल्यूएशन, देखिए वैल्यूएशन में बात कर रहा हूँ, इंडेक्स को फॉलो मत करना, वैल्यूएशन पे फोकस करना। तो इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन अगर चीप रहेगा तो इक्विटी एलोकेशन इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे तो पैसे बनेंगे ना हमारा। और इक्विटी मार्केट ये बोलेगा कि न्यूट्रल है, मेरे को कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं, फंड कुछ नहीं करेगा, फंड इक्विटी मेंटेन कर लेगा। मैंने ये तो बोल दिया कि इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन अगर कम रहेगा तो इक्विटी एक्सपोजर बढ़ जाएगा, वैल्यूएशन कम होगा। तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन कैसे है? तो उसके लिए ये लोग 3 पैरामीटर फॉलो करेंगे। ऐसे अलग अलग AMC इसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स फॉलो करती है, क्योंकि उसको बैलेंस एडवांटेज फंड मेंटेन करना है। बैलेंस एडवांटेज फंड यही करेगा, बाय लो सेल हाई। ये फंड में भी सेम स्ट्रेटजी है इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि 2-3 एसेट क्लास मिक्स हो रहे हैं। तो पहला होता है P, दैट इज प्राइस टू अर्न रेशियो। P तो मेरे को देखना ही देखना है। दूसरा है यील्ड गैप भी मेरे को देखना है। तो इक्विटी और डेट दोनों में से क्या अच्छा है वो यील्ड गैप से मेरे को पता चलेगा। तीसरा होता है मोमेंटम। मोमेंटम इज बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जो लोग डायरेक्ट इक्विटी ट्रेड करते हैं उनको पता ही है कि व्हाट डू वी मीन बाय मोमेंटम। ये समझाने का वक्त नहीं है कि मोमेंटम क्या है, लेकिन मोमेंटम अगर अपसाइड मोमेंटम हुआ तो इक्विटी बढ़ा दो,
पैसा बन जाएगा। डाउन साइड मोमेंटम में इक्विटी कम कर दो, पैसा बच जाएगा, मैं पैसा अपना इक्विटी में बचा लूंगा। सो मल्टी फैक्टर अप्रोच है कि जो डिसाइड करेंगे कि मेरा इक्विटी वैल्यूएशन, मेरा इक्विटी अलोकेशन फंड में कितना रहना चाहिए। इन्वेस्टर के मन में ये क्वेश्चन रह सकता है कि मैं इक्विटी, गोल्ड और डेट में तीनों एसेट में पैसा क्यों डालूं। तो देखिए सर, एसेट ज़्यादातर पैसा एसेट एलोकेशन से ही बनेगा आपका। सी एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आप 100% इक्विटी में पैसा रख के नहीं चल सकते। आपको डेट और गोल्ड एज एन एसेट क्लास उसमें पैसा डाइवर्सिफाई करके रखना है। इसीलिए तो फाइनेंशियल एडवाइजर का जरूरत है सर, वरना खुद ही कर सकते हो आप। सी तो ऐसा क्यों करना है? तो ऐसा इसीलिए करना है कि पिछले अगर मैं 11 साल की बात करूं, 11 साल में तो कुछ टाइम ऐसा हुआ है कि इक्विटी मार्केट ने गोल्ड और डेट से ज्यादा रिटर्न दिया है। कोई बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड ने इक्विटी और डेट से ज्यादा रिटर्न दिया है। कोई साल ऐसा भी आया है कि जिस टाइम डेट मार्केट का रिटर्न मेरा इक्विटी और गोल्ड से ज्यादा है। 2015 और 2013 ये 2 ईयर ऐसे है कि डेट मार्केट का रिटर्न इक्विटी और गोल्ड से ज्यादा है। आपको जान के हैरानी होगी कि गोल्ड का रिटर्न 5 साल, इसमें पिछले 11 साल में 5 बार गोल्ड ने दोनों एसेट क्लास को आउट परफॉर्म किया है। इक्विटी ने 4 साल दोनों एसेट क्लास को आउट परफॉर्म किया है। सो इक्विटी इज अ नॉट ओनली एसेट क्लास यू आर लुकिंग फॉर। If you really diversify your portfolio, then you must look out gold and debt as an asset class. तो at any point of time आपको तीनों एसेट क्लास में पैसा लगा के रखना है। तो what I suggest कि मैं सिंपली ये बोलता हूँ कि तीनों एसेट क्लास से अलग अलग फंड लेने की वजह आप एक ही फंड ले लो जिसमें तीनों एसेट क्लास आ जाएंगे, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। 2021, 2017, 2014 और 2012 ये 4 साल ऐसे हैं कि जिसमें इक्विटी ने गोल्ड और डेट से ज्यादा रिटर्न दिया। 2022, 2020, 2019, 2018, 2016 ये 5 साल ऐसे हैं कि जिसमें गोल्ड ने डेट से ज्यादा रिटर्न दिया है, और डेट के तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। सो वी आर नॉट इन्वेस्टेड इनटू वन एसेट क्लास, हमको हमारा पैसा डाइवर्सिफाई करके ही रखना है। सो तीनों एसेट क्लास एक ही फंड में आ जाएंगे और 15% ओवरसीज इक्विटी का भी प्रावधान है इस फंड में। तो इंटरनेशनल भी एक्सपोजर हमको अगर फंड मैनेजर को वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे वो लगाएगा। सो बहुत अच्छा फंड है। वन शुड लुक आफ्टर दिस फंड ड्यू टू दिस रीजंस। आपको अपने पैसे लगाने हैं, कितने लगाने हैं उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके पैसे लगाने हैं। मैंने बता दिया कि मैं खुद अपने पैसे डालने वाला हूं, तो पैसे कैसे डालें? एसआईपी करें, लमसम करें, ब्लाइंडली गो लमसम। लमसम आप कितना भी चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। 2 लाख, 5 लाख, अपनी कैपिटल का 50% भी लमसम करना हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद एसेट एलोकेशन फॉलो करता हूं कि एसेट एलोकेशन तो करना ही चाहिए। और ये फंड क्या कर रहा है? एसेट एलोकेशन तो कर रहा है। फंड एक ही है, एक ही फंड में मेरे को इक्विटी आ जाएगा, डेट भी आ जाएगा, गोल्ड भी आ जाएगा। तो गोल्ड का हिस्टोरिकल रिटर्न का मैं बात करूं ना तो 7% रहा है, 7 to 8% देता है। लेकिन गोल्ड क्या करेगा कि जब मेरा इक्विटी मार्केट क्रैश करेगा, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इक्विटी मार्केट करेक्ट करेगा तो गोल्ड उतना ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने 2020 में ड्यू टू कोविड इक्विटी मार्केट ने क्रैश किया, इक्विटी मार्केट इज करेक्टेड बाय 40%। किसका अच्छा रिटर्न है? गोल्ड का। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गोल्ड और इक्विटी मार्केट इनवर्सली चलते हैं। जब इक्विटी मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड कम होता है, जब गोल्ड बढ़ता है तो मोरलेस इक्विटी लोअर साइड पे ही रहता है। मेरा डॉलर इंडेक्स का भी ऐसा है, इक्विटी मार्केट ऊपर रहता है तो डॉलर का प्राइस देखना थोड़ा कम होगा, लेकिन इक्विटी जब नीचे आएगा तो डॉलर प्राइसेस बढ़ेंगे। डॉलर प्राइस पूरे वर्ल्ड में गोल्ड डॉलर प्राइस पे ही चलता है, ठीक है? तो ये कोरिलेशन है। तो उससे क्या होगा कि पोर्टफोलियो रीबैलेंस अपने आप हो जाएगा। पोर्टफोलियो रीबैलेंस अपने आप हो जाएगा तो क्या डाउन साइड प्रोटेक्शन आपका हो जाएगा और अप साइड पे आप मोमेंटम कैच कर लोगे, ठीक है? सिंपल एग्जांपल देता हूं सर, सिंपल एग्जांपल। 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर 5 रुपए हो जाता है आपका, तो कितना कम हो रहा है? वो 50% कम हो रहा है आपका इन्वेस्टमेंट। बट अभी 5 रुपए वाला मेरे को 10 रुपए करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 100% बढ़ाना पड़ेगा सर। 5 से 10 मेरे को डबल करना है तो 100% बढ़ाना पड़ेगा। तो फंड्स ऐसे लेने हैं जो गिरे कम बढ़े ज्यादा, वरना सर ब्रेक इवन पे आ गए ना तो भी 0 रिटर्न बनेगा आपका।
5 का 10 डबल एनएवी हो गया तो 0 रिटर्न बनेगा। सो लमसम बहुत ही देख के डालना है, लमसम बहुत ही देख के डालना है। एसआईपी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ही रहता है, वैल्यू एवरेजिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो एसआईपी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लमसम आप डाल रहे हो ना तो फंड देख के ही डालना है, सब देख के ही डालना है। सो ब्लाइंडली कितना भी पैसा हो लमसम डाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ऐसा मैंने कोई फंड के बारे में नहीं कहा है। दूसरा एसआईपी 3 से 4 साल का अगर किसी को एसआईपी करना है तो एसआईपी होराइजन 3 साल का है, 4 साल का है, तो एसआईपी पे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लमसम के लिए फंड है तो डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी एएमसी है, फंड भी अच्छा है, एएमसी का फंड मैनेज करने का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन शुड इन्वेस्ट इन दिस फंड, बट आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपका अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का संपर्क जरूर करना है, ये भूलें ना, ताकि आपको भी पता चले कि कितना मैं ले सकता हूँ और कैसे ले सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।